आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। इट हैज़ definite shape, size and वॉल्यूम। जिसका क्या हो, शेप, साइज और वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। On the basis of arrangement, solid are two types। ठीक है। वन होता है एमार्फस और सेकेंड होता है आपका क्रिस्टलाइन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारे टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक एमार्फस होता है और एक हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनमें जो पहला डिफरेंस है, जो हम पहला डिफरेंस देखते हैं वो होता है रेगुलर, इसमें होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। और इसमें जो होता है वो होता है आपका रेगुलर अरेंजमेंट। इरेगुलर अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने अभी सर्किल दिखाया है आपको, ये सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स जिससे ये मिलके बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो जिससे मिलके ये बना हुआ है, जैसे मान लीजिए इरेगुलर अरेंजमेंट और रेगुलर अरेंजमेंट होगा क्या कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लीजिए वो टू टाइप्स के हैं, वो ए और बी करके बने हुए हैं इसमें। तो एक जनरल मान लेते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी है, तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ए। मतलब कोई अरेंजमेंट इसमें फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। ए के बाद बी के बाद फिर बी आ सकता है, फिर ए के बाद फिर ए आ सकता है। ठीक है। इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एकदम फिक्स एंड रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। अगर ए है तो उसके बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए। नीचे बी क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अगर हम यहाँ देखें तो ए, फिर बी, ए बी ए, फिर यहाँ पे बी ए बी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है।
ठीक है। तो ये पाया जाता है एमार्फस में और ये पाया जाता है किस में, ये पाया जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें ओवर द रेंज होता है, या हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फ्यूजन भी कहें तो क्या होगा, इसमें ओवर द रेंज होगा, ठीक है। मतलब इसमें डिफिनिट नहीं होगा, ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट ओवर द रेंज होता है। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसमें जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो ओवर फिक्स रेंज होता है, ओवर फिक्स रेंज होता है, ठीक है। अब ये फिक्स पॉइंट होगा, इसमें क्या होगा, ओवर द रेंज होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ के थ्रू, जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए टाइम और टेम्परेचर में, तो उस ग्राफ से ही हमने ये पता किया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ओवर द रेंज होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ओवर द फिक्स रेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमने यहाँ पे एक टाइम ले लिया और यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया। उसी तरह से इसमें भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम और टेम्परेचर में। तो इसमें जो ग्राफ आता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया टेम्परेचर बढ़ाना, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ग्राफ पे सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो उस टेम्परेचर पे ग्राफ इस तरह का आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिक्विड प्लस गैस, यानी कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए हम कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि जब फेज चेंज होता है, जब भी कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर फिक्स होता है। और फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि अपने फेज को चेंज करते हैं। और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट के थ्रू क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में, यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है आपका एक फिक्स टेम्परेचर है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फिक्स है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। जबकि अगर हम एमार्फस की बात करें तो एमार्फस पे जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ओवर द रेंज होता है, एक रेंज में ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो एमार्फस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी कंपाउंड को मेल्ट करना स्टार्ट किया, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि 10 डिग्री से स्टार्ट होगा मेल्ट होना और 20 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होता है कि वो टेम्परेचर एकदम फिक्स होता है, उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा, ठीक है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 27 यानी 1327 डिग्री सेल्सियस।
इस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो फिक्स उसका क्या है, टेम्परेचर है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ओवर द रेंज होता है, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ओवर द फिक्स रेंज होता है, यानी कि उसका क्या है, टेम्परेचर फिक्स है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में ओवर द रेंज है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें जो ऑर्डर होता है, मतलब कि ये कितने समय तक ऑर्डर्ड में रहते हैं। तो ये जो हमारा यानी कि कोई टेम्परेचर भी देते हैं तो डिसऑर्डर भी अगर होता भी है तो इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यानी कि ये ऑर्डर में ज़्यादा समय तक ही रहते हैं और ये अपने ऑर्डर में बहुत कम समय तक ऑर्डर में रहते हैं। अगर हम इसको क्या करें, कोई टेम्परेचर के थ्रू इसको डिस्टर्ब करें या किसी भी तरह से हम उस पर प्रेशर डालें तो इनका ऑर्डर जो होता है ये शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी ये अपने ऑर्डर से डिसऑर्डर में आ जाते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज तक होता है ऑर्डर में। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम जो है ये जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, इस एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। और ये जो होता है हमारा ट्रू सॉलिड होता है। अच्छा, हम इसको क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड इसलिए बोलते हैं कि टेंडेंसी टू फ्लो एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो करते हैं। जैसे सिंपल सी बात एक हम आपको बताएं, जैसे आप देखे होंगे कि जो घरों के खिड़कियों में जो आपके ग्लास लगे होते हैं, यानी जो कांच लगे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कांच ये लगा हुआ है और समर के समय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हाई हुआ, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ बॉटम के जो मॉलिक्यूल हैं और टॉप के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। और फ्लो करके कहाँ चले जाते हैं, बॉटम पे चले जाते हैं। तो जब ये बॉटम पे जाते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा थिकनेस है, किसका, टॉप का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है और जो बॉटम का थिकनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो थिकनेस यहाँ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि ये एमॉर्फस सॉलिड से बना हुआ। अगर ये एमॉर्फस सॉलिड से नहीं बना होता तो जो टॉप के मॉलिक्यूल हैं वो बॉटम में नहीं जाते। तो इसका मतलब यही है, एमॉर्फस से बना हुआ, और एमॉर्फस से बना है तो उनके क्या होती है, उनके अंदर जो होती है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है एट रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए क्या होते हैं, ये फ्लो करके बॉटम पे चले जाते हैं और बॉटम का थिकनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें कोई फ्लो नहीं होती है, इसमें कोई भी टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की। और ट्रू सॉलिड है, जैसा है एज इट रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो एमार्फस सॉलिड है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपिक, और इस आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये होता है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सिंपल डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एमार्फस सॉलिड है, तो जो ये एमार्फस सॉलिड है, इनके कंस्टिट्यूएंट एटम में क्या होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट जो एटम हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, है ना। तो इरेगुलर शेप में जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, फिर यहाँ पे बी है, फिर ए है, फिर यहाँ पे ए है, बी है, ए है, बी, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है। इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। एक और हम बना दें यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, इस तरह का शेप होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर शेप होता है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर शेप नहीं, रेगुलर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जब इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होंगे तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर एकदम फिक्स ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड में होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है तो बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, बी होगा, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, बी ए, बी ए, बी ए, ये हो गया अरेंजमेंट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आती है और उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट आते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम आते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको हम आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। एक्चुअल में ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यानी कि वो कैसे एटम से मिलके बना हुआ है। चलिए, इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए बी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मिल रहा है हमें, एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए है आपका बी, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए बी मिल रहा है, कहीं भी एक बी मिलेगा और बाकी ये रहेंगे तब भी हम उसको ए बी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ भी मिल जाएगा हमें ए और बी, ठीक है। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाएं तो इस डायरेक्शन में जाने पे हमें मिलेगा ए बी, जबकि इस डायरेक्शन में जाने पे हमें मिलेगा ए, और इस डायरेक्शन में जाने पे हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा।
तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, इट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। आया बात समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इनके। जैसे हम एमारफस की बात करें तो एमारफस में जैसे हो जाता है आपका गिलास, ठीक है, ग्लास, क्वार्क, ठीक है, रबड़। इसमें आते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका हो गया कॉपर, आयरन, ठीक है, सिल्वर, क्वार्क। क्वार्क अगर मान लीजिए अकेले है तब तो वो क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन ग्लास क्वार्क है तो क्या होगा, एमारफस होगा, ठीक है। ग्रेफाइड, डायमंड, डायमंड। तो ये क्या है, एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा बुक में। मैंने कुछ मेन जो हमारे जो थे वो हमने बता दिया एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ग्लास क्वार्क है तो यानी कि वो एमारफस है, सिर्फ क्वार्क है तो इसका मतलब क्या है, वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। ओके, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा, अच्छा हाँ, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एमारफस सॉलिड इज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों जो है एमारफस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे फ्लो करता है, ठीक है। जैसे हम ग्लास लगाते हैं जो घरों की खिड़कियों में, तो उसमें हम देखते हैं कि समर के बाद जो टॉप है वो उसका थिकनेस कम हो गया और जो नीचे आपका बॉटम है उसका थिकनेस बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड या कोई भी एमरफस सॉलिड है उसके हम उसमें अगर सॉलिड में हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर डिफरेंट आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और वो कौन होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सब जितनी प्रॉपर्टी हैं फिजिकल वो क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। जबकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेम आती है तो हम उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि वो हमारा जो सॉलिड है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। जो सॉलिड है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमें एमरफस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में।
हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका आयनिक सॉलिड, एक होता है आपका मेटेलिक सॉलिड, एक होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड या उसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। और लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये भी फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। एक होता है, इसको अलग से बताते हैं हम। देखिए थोड़ी बातें इस पे कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होता है, ये किसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग अगर हम डिफरेंस किए हैं, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, तो किसके बेसिस पे किया गया है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे इसको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में आपका NaCl होता है, NaCl। इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। मेटेलिक सॉलिड जैसे मान लीजिए मेटल और मेटल के बीच में लगता है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक फोर्स बोलते हैं जिसको, बॉन्ड बोले या फोर्स बोले, बात एक ही है। कोवैलेंट या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए, हम लेते हैं क्या चीज़, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया। तो हम सिलिका का एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा छोटा होता है, बनाने में ईजी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ सिलिका है, इससे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, फिर इससे सिलिका अटैच रहेगा, फिर इससे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, इसी तरह से फिर इससे सिलिका, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, इसी तरह से सिलिका इससे, फिर इससे ऑक्सीजन, फिर इससे ऑक्सीजन, फिर इससे सिलिका, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कोवैलेंट फोर्स लगता है। क्या लगता है, कोवैलेंट फोर्स लगता है, कोवैलेंट फोर्स लगता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं, या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। नेटवर्क की तरह होता है और कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, एग्रीगेट होके बनते हैं सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। वो भी मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड SO2, सॉलिड I2, ये सब एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं और उनके अलग अलग फोर्सेस के बीच में हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको उससे थोड़ा इजीली हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है
हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, एक होता है आपका पोलर सॉलिड, एक होता है आपका नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आइस होता है। आइस में आप जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको बना के, HOH तो होता क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से क्या होते हैं, ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं। यानी कि जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें H2O एक होता है, जबकि आइस का अगर हम कहें कि एक आइस मॉलिक्यूल में कितने वाटर होते हैं, तो एक आइस मॉलिक्यूल में 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है, इसीलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। किससे, वाटर से। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखिए कितने भी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही क्या हो गया, वाटर जो है आपका आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले तो ये क्या था, वाटर था, वाटर के मॉलिक्यूल H2O थे, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, एक फोर्स पाया गया, जिसके थ्रू क्या हो गए, ये आइस में कन्वर्ट हो गए और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं हम पोलर सॉलिड। तो पोलर सॉलिड में जैसे मान लीजिए आपका है SO2, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इधर कन्वर्ट होगा, ये ऐसे कन्वर्ट होगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी तरह से किसमें, OSO। इससे पार्शियली निगेटिव, इससे पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक, होगा क्या, इसी तरह से इनमें डिस्टरबेंस होगा और बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, किसके थ्रू, एक फोर्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं SO, यहाँ पे हम निगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। इस तरह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंटरैक्शन। और इसके थ्रू क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है ये फोर्स के थ्रू ये न्यूट्रल हो गया, फिर उस फोर्स के थ्रू न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये पूरा सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब क्या है कि नॉन पोलर सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड में क्या होता है, नॉन पोलर सॉलिड जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई ये गैस होता है, अब ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक फोर्स पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका पूरी तरह से किसमें, O पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन निगेटिव। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं OCO निगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स पाया जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स पाया जाता है, ये देखिए ये क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए इसमें जो फोर्स पाया जाता है, ये डिस्टरबेंस हो रहे हैं, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स। लंदन फोर्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, आप 11th में पढ़े हैं,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन। तो इनमें क्या होता है, लंदन फोर्स होता है, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन होता है। जबकि इसमें क्या होता है, डाइपोल इंटरैक्शन होता है, और इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स होता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से शुरू होगा आपका एक्चुअल में सॉलिड स्टेट। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड बन रहा है तो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं, तो उन कंस्टिट्यूएंट एटम को हम क्या बोलते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट एटम को हम क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं। अब वही जो कंस्टिट्यूएंट हैं एग्रीगेट होके क्या करते हैं, प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि क्रिस्टल प्लेन। और जब वही 3 डायमेंशनल स्पेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट regular arrangement of a point in 3D space, 3D space is called क्रिस्टल लैटिस। उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात हम करें, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये एक लाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट लिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिए, इस तरह से प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। और ये क्या होगा हमारा, क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा लैटिस पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल जो लैटिस होते हैं वो किसी ना किसी यूनिट से बने होते हैं, यानी रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। तो जो रिपीटिंग यूनिट होता है, यानी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटिंग इन 3D जनरेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज, क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं। यानी यूनिट सेल क्या होता है, वो क्रिस्टल लैटिस का रिपीटिंग यूनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम अगर और एक्सटेंड कर दें, इसको और बढ़ा दें हम, तो ये भी हमारा लैटिस है।
इसको हम और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लैटिस है, लेकिन ये किससे रिपीट हुआ, एक जो हमारा पोर्शन है ये क्यूब दिख रहा है आपको, इसी क्यूब से ये क्या है, रिपीटेड है। तो जो ये रिपीटेड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जिससे हमारा पूरा का पूरा इंटायर जो क्रिस्टल होता है, बना होता है, जिसके रिपीटिंग से, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। जैसे आप पॉलीमर में देखते हैं जो मोनोमर होता है, वो मोनोमर रिपीट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल रिपीट करके हमारा एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे यूनिट सेल हैं जिनके बारे में हमें इस सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। ठीक है।